हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, चैप्टर 4 रिवीजन सीरीज का पार्ट 3, जिसमें हम समझेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस की एडजस्टमेंट्स, जर्नल एंट्रीज, उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। सब कुछ समझना चाहते हो तो मेरे साथ एंड तक बने रहना। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और टीके गोयल बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो। आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस विजिबल होंगे। कम्युनिटी सेक्शन पर क्लिक करोगे तो एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और शॉर्ट सेक्शन में आपको मिलेंगे एमसीक्यूज के सॉल्यूशन। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसका फॉर्मेट हम चेंज इन पीएसआर के टाइम पर समझ चुके हैं कि क्या चीज आपको डेबिट करनी है और क्या चीज क्रेडिट करनी है। फिर से एक बारी समझ लो, रिकैप कर लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट साइड पर आप नुकसान, लॉसेस, खर्चे ये सब बुक करते हो। तो डेबिट साइड पर आपकी अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो आप लिखोगे, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो भी यही आएगा। और कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी मिलती है, अनरिकॉर्डेड मतलब जो आपने बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं की, वो लाइबिलिटी अगर मिलती है तो वो भी नुकसान है। ये तीन चीजें डेबिट साइड पर आएगी। इसी तरह से क्रेडिट साइड, जहां पर आपको फायदे, प्रॉफिट और इनकम लिखनी है। तो एसेट की वैल्यू इंक्रीज होना फायदा है, लाइबिलिटी घटना, डिक्रीज होना आपके लिए नुक्स फायदा है, और अनरिकॉर्डेड एसेट मिलना ये भी फायदा है। तो ये तीन चीजें आपकी क्रेडिट साइड पर आएगी। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा तो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट को ट्रांसफर करोगे ओल्ड रेशियो में। जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड रेशियो है, नए पार्टनर के आने से पहले, उस रेशियो में आप इसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। प्रॉफिट है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसी तरह से डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होगा तो आपका लॉस होगा, जिसे हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। और ये भी आप ओल्ड रेशियो में ही बांटोगे। लॉस है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। अगर आपका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड है तो आपको करंट अकाउंट में डालना है। अगर आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड है तो कैपिटल अकाउंट में आप डेबिट या क्रेडिट करोगे। ये तो आपको पता ही है। अब देखते हैं कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस जो हमें बहुत कंफ्यूज करती है कि इसको रिवैल्यूएशन में लिखना है या नहीं लिखना। लिखना है तो कितनी अमाउंट आएगी, आगे इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, बैलेंस शीट में इसको कैसे शो करेंगे। तो एक एक चीज करके हम इसको समझते हैं। पहला है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जिसके डिफरेंट केसेस है। पहला केस, जहां पर आपके कुछ बेड डेट्स हैं और आपने कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नहीं बनाया। जैसे कि यहां पर आपके डेटर्स है 4,05,000 के, बेड डेट्स हो गए 5,000। आपने कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पहले कोई नहीं बनाया हुआ, लेकिन आगे के लिए आपको 10% बनाना है। तो ये जो 10% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपको बनाना है, वो कौन सी फिगर पे बनेगा? ये सबसे ज्यादा आपको कंफ्यूज करती है और यहाँ पर आप सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हो। अब आपके जो डेटर्स हैं वो 4,05,000 -5,000, ये तो डूब चुका चुका ना ये पैसा 5,000। ये पैसा तो अब आपको मिलेगा नहीं। तो अब जो डेटर्स आपके पास बचे हैं वो 4 लाख है। ये गुड डेटर्स हैं आपके अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी रिस्क है कि 10% मेरा पैसा डूब सकता है। तो इस 4 लाख का 10% आप नया प्रोविजन बनाओगे 40,000। ये बात समझ में आ गई। अब अगर हम रिवैल्यूएशन की बात करें तो रिवैल्यूएशन में आपके दो खर्चे डलेंगे, दो एक्सपेंसेस आएंगे। फर्स्ट, एक तो बेड डेट्स का खर्चा 5,000, जिसके लिए हमने कोई प्रोविजन नहीं बनाया था, जिसके साथ हम इसे एडजस्ट कर देते तो ये पूरा का पूरा एक्सपेंस आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करो। दूसरा, आप जो नया प्रोविजन बनाना चाहते हो, ये भी तो एक तरह से आप अपनी एसेट की वैल्यू घटा रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, खर्चा डाल रहे हो। तो ये भी आपका खर्चा है जिसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 40,000। बैलेंस शीट में अब क्या आएगा? बैलेंस शीट में अब आपके जो डेटर्स 4 लाख के हैं वो आप दिखाओगे 4,05,000 नहीं, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो आप आपने नया बनाया 40,000, लेस करने के बाद 3,60,000 आउटर कॉलम में आएगा। जर्नल एंट्रीज में
पहली एंट्री आपकी बनेगी बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, क्योंकि ये जो बेड डेट्स है ये आपके डेटर्स से कम हो गए। अब ये पैसा डूब गया, आपको नहीं मिलने वाला, एक्चुअल में ये खर्चा है, इसे आपको बुक करना है। तो बेड डेट्स अकाउंट डेबिट हो गए, टू डेटर्स अकाउंट क्रेडिट किया। इसके बाद जो आपने नया प्रोविजन बनाया और जो ये बेड डेट्स का अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट है, इसे हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? रिवैल्यूएशन में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका डेबिट होगा 45,000 से, बेड डेट्स अकाउंट आप क्रेडिट करोगे 5,000 से। बेड डेट्स नॉमिनल अकाउंट है, खर्चे का अकाउंट है, बैलेंस शीट में नहीं दिखाओगे, इसलिए आपको यहां पर क्रेडिट करना है। दूसरा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये भी आपने एडजस्टमेंट एंट्री डाली है, तो इसका भी टू साइडेड इंपैक्ट होगा। एक आप खर्चे में डालोगे और दूसरा आपका बैलेंस शीट में आएगा। बैलेंस शीट में आप डेटर्स में से लेस करके दिखाओगे और दूसरा रिवैल्यूएशन अकाउंट में एक्सपेंस दिखाओगे 40,000 का। आई होप समझ में आ गया आपको अच्छे से। बेड डेट्स का भी तो हमने दो इंपैक्ट किए, एक डेटर्स में से माइनस किया और दूसरा खर्चों में डाला। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया। अब सेकंड केस, जहां पर आपके कहा है कि व्हेन डेटर्स आर गुड, इसका क्या मतलब है? गुड का मतलब है सभी डेटर्स से आपको पेमेंट मिल जाएगी, किसी भी डेटर का पैसा आपका डूबने वाला नहीं है। आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाया हुआ है, आपके डेटर सारे अच्छे हैं, सबसे पेमेंट मिल जाएगी, लेकिन आपको डाउट था इसलिए आपने एक प्रोविजन भी बनाया था 10,000 का। अब पैसा डूब नहीं रहा और प्रोविजन आपने बनाया हुआ है, तो क्या करें? हमने तो वो बेड डेट्स के लिए ही प्रोविजन बनाया था कि अगर पैसा डूबेगा, बेड डेट्स होंगे तो हम इस प्रोविजन से एडजस्ट करेंगे। वो तो हुआ नहीं, अब इसका क्या करें? अब ये जो आपने पॉकेट मनी बनाई थी, रिजर्व बनाया था, खर्चा कुछ किया नहीं, तो ये आपके लिए बच गया ना, आपके लिए प्रॉफिट है। और प्रॉफिट है तो हम क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ₹10,000, ये पूरी की पूरी अब आपकी इनकम है। यहाँ क्वेश्चन में ये भी नहीं दिया कि आगे आपको कोई नया प्रोविजन बनाना है, सिर्फ यही कंडीशन है कि आपके डेटर सारे अच्छे हैं, आपको सारी पेमेंट मिल जाएगी, ऑलरेडी आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है। तो अब आप क्या करोगे? तो अब हमें प्रोविजन चाहिए ही नहीं ना, जब सारे डेटर्स अच्छे हैं, पूरी पेमेंट मिल जाएगी, इसका मतलब हमें ये प्रोविजन नहीं चाहिए। तो ये इनकम है जिसे हम रिवैल्यूएशन में क्रेडिट करेंगे। बैलेंस शीट में अब आपका सिर्फ डेटर्स आएंगे 4 लाख, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपने इनकम में ट्रांसफर कर दी, इसलिए खत्म हो गया। एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट को आप डेबिट करोगे। क्यों? क्योंकि जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट होता है, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। आप डेटर्स में से माइनस करते हो, डेटर्स क्या है? डेबिट बैलेंस है। और अगर आप इसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस कर रहे हो, इसका मतलब उसका क्रेडिट बैलेंस है, राइट? तो ये क्रेडिट बैलेंस है, इसको डेबिट करोगे तभी खत्म होगा। और इसे हमने कहाँ ट्रांसफर किया? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपने क्रेडिट की 10,000 से। सेकेंड केस समझ में आ गया। थर्ड केस, जहां पर आपके बेड डेट्स हुए और वो बेड डेट्स इतने हैं कि वो आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी कम पड़ गया। मतलब अगर आपके बेड डेट्स 10,000 है और प्रोविजन 8,000, 8,000 है, 8,000 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और बेड डेट्स 10,000, तो ये तो कम रह गया ना। इस केस में क्या करोगे? और जब आपको नया प्रोविजन भी बनाना है तो क्या करोगे? सबसे ज्यादा मिस्टेक आप यहीं पर ही करते हो। उस केस में क्या करना है, देखो, आपके अब जो डेटर्स थे 4 लाख, अगर इसमें से 10,000 के बेड डेट्स हो गए तो ये तो खत्म हो गए ना, पैसा डूब गया। तो अब आपके नए डेटर्स, अच्छे वाले डेटर्स कितने हैं? 3,90,000। अब ये जो डेटर्स है, इन पर आपको रिस्क है कि मेरे 10% डूब सकते हैं। तो अब जो नया प्रोविजन बनेगा वो 3,90,000 पे बनेगा 39,000। तो न्यू प्रोविजन आपका 39,000 है और जो पहले बना हुआ है उसे हम कहते हैं ओल्ड प्रोविजन। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या आएगा? देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए आपको देखना है पहले बेड डेट्स जो है 10,000, ये जो 10,000 का बेड डेट्स है, इसको आपको चेक करना है क्या मैंने इसके लिए कोई प्रोविजन बनाया, इस खर्चे के लिए कोई प्रोविजन बनाया? हाँ, प्रोविजन मैंने बनाया। अगर प्रोविजन बनाया है तो इसी के साथ तो इस खर्चे को एडजस्ट करोगे। तो बेड डेट्स को हम पहले अपने प्रोविजन के साथ एडजस्ट करेंगे, उसके बाद भी जो खर्चा बच गया, अपने रिजर्व के साथ एडजस्ट करने के बाद भी अगर कोई खर्चा बच गया 2,000 रुपए,
वो अब जो आपके बाकी के जो बेडेट्स बच गए प्रोविजन से एडजस्ट करने के बाद, ये एक्स्ट्रा खर्चा है। इस खर्चे को अब हम कहाँ डालेंगे? या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं, या अब कहाँ डालेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट ही आपका वो अकाउंट है इस टाइम पर जहां पर आप अपने खर्चे और नुकसान को बुक करोगे। इसके बाद आपका जो प्रोविजन नया बना, वो भी तो एक खर्चा है जो आप एक्स्ट्रा डालना चाहते हो। तो 39,000 रुपीज का न्यू प्रोविजन, ये भी रिवैल्यूएशन अकाउंट पे आप डेबिट करोगे। तो दो चीजें डेबिट होगी, एक तो होगी आपकी टू बेड डेट्स 2,000, और टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 39,000। जर्नल एंट्री क्या बनेगी? पहले देखो बैलेंस शीट में आप इसको कैसे शो करोगे। अब आपके डेटर्स 4 लाख नहीं, 3,90,000 आएंगे। इसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो आपने नया बनाया है, पुराना वाला भूल जाओ। अब जो नया प्रोविजन बनाया 39,000 का, उसको आप माइनस करके दिखाओगे 3,51,000। जर्नल एंट्रीज आपकी बनेगी, बेडेट्स अकाउंट डेबिट 10,000 टू डेटर्स अकाउंट 10,000। जो आपके डेटर्स बेडेट्स हो गए हैं, जो आपका नुकसान हो चुका, डेटर्स एक्चुअल में आपके जो घट चुके हैं। जब आप प्रोविजन बनाते हो ना, उस टाइम पर आपने अपने डेटर्स को माइनस नहीं किया होता। आपने उस टाइम पर डेटर्स के लिए एक प्रोविजन किया है कि इतने पैसे डूब सकते हैं। एक्चुअल में हमारे डूबे नहीं होते, हमने डेटर्स में से माइनस नहीं किए। जब आपके पैसे एक्चुअल में डूबते हैं तभी आप उसको खर्चे में बुक करते हो, एक्सपेंस बुक करते हो और डेटर्स में से माइनस करते हो। आज जब आपके बेड डेट्स हुए, तो हमने बेड डेट्स अकाउंट को डेबिट किया और डेटर्स अकाउंट को क्रेडिट किया कि मेरा पैसा इतना डूब गया। अब इसके बाद मैं चेक करती हूँ कि ये बेड डेट्स का जो मेरा खर्चा है, इसको मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालूं या इसके लिए मैंने कोई प्रोविजन बनाया। अगर मैंने प्रोविजन बनाया है तो पहले मैं उसके साथ एडजस्ट करूंगी। तो बेड डेट्स को पहले मैंने प्रोविजन के साथ एडजस्ट किया 10,000 का पूरा खर्चा है, मुझे इसको ट्रांसफर करना है, एडजस्ट करना है। नॉमिनल अकाउंट है ना, तो आपको इसको एडजस्ट करना है। तो पहले मैं अपने प्रोविजन से एडजस्ट करूंगी 8,000 के साथ, और जो एक्स्ट्रा खर्चा है वो रिवैल्यूएशन में डाल दूंगी। बेड डेट्स अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा। ये वाला अकाउंट का बैलेंस खत्म करने के लिए आपको पहले या तो कोई रिजर्व है उसके साथ एडजस्ट करना है, और बाकी एक्स्ट्रा रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालना है। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट हो गया 2,000। इसी तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट को अब आप डेबिट करोगे नए प्रोविजन के लिए। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 39,000। इसकी भी आपने डबल साइडेड एंट्री की है। एक बार ये आपने खर्चे में डाला और दूसरी बार आपने डेटर्स में से माइनस किया। एक्चुअल में माइनस अमाउंट करके डेटर्स में से माइनस नहीं किया है, आप अलग से शो कर रहे हो कि मैंने डेटर्स का इतना प्रोविजन बनाया हुआ है। राइट। फोर्थ केस, जहां पर आपके बेड डेट्स कम है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ज्यादा है। डेटर्स आपके 4 लाख है, बेड डेट्स आपके 6,000 और प्रोविजन जो आपने बनाया था 10,000। आपको लग रहा था कि 10,000 रुपए डूब सकते हैं, लेकिन जो पैसे डूबे वो तो इससे कम डूबे। खर्चा नुकसान आपको इससे कम हुआ। नया प्रोविजन भी आपको बनाना है 10%। अब क्या करोगे? अब जो नया प्रोविजन बनाओगे, आप 4 लाख में से जो आपके एक्चुअल बेड डेट्स हुए हैं उसको माइनस करोगे, इस प्रोविजन को माइनस नहीं करोगे। तो 4 लाख माइनस 6,000, 3,94,000 जो गुड डेटर्स है, इस पर अब आप नया प्रोविजन करोगे तो वो आएगा 10%, 39,400। अब ये नया प्रोविजन आपने बनाया और बेड डेट्स भी हो गए, तो इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में कैसे दिखाओगे? क्या पूरे बेड डेट्स दिखाएंगे और ये नया प्रोविजन दिखाओगे? नहीं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपने ये बेड डेट्स 6,000 इसके लिए प्रोविजन बनाया है, तो पहले हम अपने प्रोविजन पॉकेट मनी से ही तो एडजस्ट करेंगे। तो बेड डेट्स 6,000 को अपने इस प्रोविजन से एडजस्ट करो। अब ये पॉकेट मनी तो ज्यादा है, खर्चा कम हुआ, पॉकेट मनी ज्यादा, तो पॉकेट मनी में से अभी भी आपके पास पैसा बच गया। 4,000 रुपीज आपके ओल्ड प्रोविजन में से बच गए। आपको अब एक और नई पॉकेट मनी बनानी है, एक और नया रिजर्व बनाना है कुछ नया खरीदने के लिए। तो आपको जो नई पॉकेट मनी बनानी है, प्रोविजन बनाना है 39,400 का। अगर आपके पास ऑलरेडी इतना पैसा जमा है, पॉकेट मनी ऑलरेडी इतनी कलेक्टेड है, तो आपको एक्स्ट्रा और कितना पैसा चाहिए? 35,400 ही तो और चाहिए। आपको और जोड़ना होगा
अपनी इतनी पॉकेट मनी के लिए कितना 35,400। ये जो ओल्ड प्रोविजन है एक तरह से आपका जो बच गया ये इनकम है। या तो आप इसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में इनकम में दिखाओ और ये पूरा खर्चा डेबिट साइड पर दिखाओगे रिवैल्यूएशन में। तो एक तरह से नेट इम्पैक्ट देखो, अगर ये पूरा खर्चा हम रिवैल्यूएशन में डेबिट दिखाते हैं और ये इनकम दिखाते हैं क्रेडिट साइड पे, तो नेट इम्पैक्ट क्या आएगा? 35,400 का ही तो खर्चा डाल रहे हो आप, 35,400 का ही तो रिवैल्यूएशन में डेबिट करोगे। अब आपके बेड डेट्स रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं आएंगे क्योंकि ये पूरे के पूरे आपके प्रोविजन से एडजस्ट हो चुके हैं। इसके लिए आपने जो रिजर्व बनाया था वो पूरा का पूरा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इससे पूरा एडजस्ट हो रहा है, तो आप इसको और खर्चे में नहीं डालोगे। खर्चा डलेगा सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 35,400। एंड बैलेंस शीट में क्या आएगा? बैलेंस शीट में अब आपके जो नए डेटर्स हैं अच्छे वाले 3,94,000 इसे दिखाओगे, और जो नया प्रोविजन आपने बनाया 39,400 उसे लेस करके दिखाओगे। ये 35,400 नहीं, ये तो हम अपना एक्सपेंस देख रहे हैं कि कितना बुक करना है, राइट? तो इसको इसके साथ मिक्स मत करना। ये आपका बैलेंस शीट में शो किया जाएगा नया प्रोविजन, और यहां पर हमने इनकम और एक्सपेंस को एडजस्ट किया है, उसके बाद ये नया प्रोविजन का खर्चा आपको डालना है, एक्सपेंस डालना है। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? पहली एंट्री बेड डेट्स अकाउंट डेबिट 6,000 टू डेटर्स अकाउंट 6,000। ये अब आप एक्चुअल एक्सपेंस डाल रहे हो, डेटर्स में से एक्चुअली डेटर्स रिड्यूस कर रहे हो। 4 लाख में से 6,000 माइनस हुए, तभी तो मैं अब डेटर्स कितने दिखा रही हूँ? 3,94,000। अब मुझे चेक करना है ये जो खर्चा है नॉमिनल अकाउंट है, इसे मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करूं, मतलब रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर करूं, या मैंने कोई इसका प्रोविजन बनाया? प्रोविजन बनाया है कितना? 10,000। तो इस प्रोविजन फॉर डेट्स जो पहले बना हुआ है उसको हम 10,000 से डेबिट करेंगे। एक तरह से हम इसको खत्म करें, जैसे WCR में हम करते हैं ना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में जितना भी रिजर्व होता है उसके अगेंस्ट आप पहले क्लेम को एडजस्ट करते हो और बाकी बचा हुआ पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हो। उसी तरह से ये प्रोविजन वही प्रोविजन है जिसमें आपका जो खर्चा आ रहा है उसको एडजस्ट किया 6,000, और बाकी बचा हुआ वो आपका प्रॉफिट है। अब ये प्रॉफिट रिवैल्यूएशन का हिस्सा है, तो रिवैल्यूएशन में आप क्रेडिट करोगे, नए प्रोविजन को आप रिवैल्यूएशन में डेबिट करोगे। तो नेट इंपैक्ट अगर देखा जाए तो हम रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे 35,400 से। अगर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस क्या आएगा? 35,400, है ना? तो वही खर्चा आपको रिवैल्यूएशन में नेट अमाउंट से दिखाना है। नेक्स्ट केस है जब डेटर्स आपके जो बेड डेट्स हुए वो आपके प्रोविजन से कम हुए और आपको नया प्रोविजन नहीं बनाना। आपका जो बेड डेट्स है वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से कम हुए और आपको नया प्रोविजन आगे नहीं बनाना, तो क्या होगा? यहां पर डेटर्स 4 लाख है, 6,000 के बेड डेट्स है और आपका प्रोविजन 10,000 का है। जो लास्ट केस था वही था, वही सिमिलर केस है, वही केस है, बस यहां पर आपको नया प्रोविजन नहीं बनाना। तो इस केस में क्या करना है आपको? जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, न्यू प्रोविजन के लिए जो कैलकुलेशन करनी थी वो नहीं करनी, आपको सिंपली अब इसकी ट्रीटमेंट दिखानी है कि बेड डेट्स और प्रोविजन को आप कैसे करोगे एडजस्ट। तो बेड डेट्स में 6,000 है, खर्चा है। अब इसको मैंने प्रोविजन अगर बनाया है इसी के साथ एडजस्ट करूंगी। इसको एडजस्ट करने के बाद 4,000 अभी भी बच गए, तो ये 4,000 मेरे प्रोविजन के पैसा बच गया, मेरी पॉकेट मनी बच गई, जिसे मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट करूंगी एज ए इनकम, राइट? बैलेंस शीट में क्या आएगा? बैलेंस शीट में आपके डेटर्स आएंगे 3,94,000 से। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ये तो ओल्ड था जिसको हमने अपने बेड डेट्स के साथ एडजस्ट कर दिया, बाकी बचा हमने इनकम में रिकॉर्ड कर दिया। अब आगे नया प्रोविजन हमने बनाया नहीं, ना ही चाहिए, ना ही क्वेश्चन में पूछा, तो आप उसको नहीं बनाओगे। जर्नल एंट्री क्या बनेगी? बेड डेट्स अकाउंट डेबिट 6,000 टू डेटर्स अकाउंट 6,000। अब ये खर्चा आपको देखना है कि आपने अगर प्रोविजन बनाया है तो उसके साथ एडजस्ट करोगे। तो प्रोविजन फॉर डेट्स अकाउंट डेबिट 10,000 टू बेड डेट्स 6,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 4,000। दैट्स इट।
अब आपका सिक्स्थ केस है जहां पर आपके बेड डेट्स रिकवर हुए, मतलब आपके पैसे डूबे नहीं है, बल्कि जो आपने सोचा था कि बेड डेट्स हो गए, खर्चा हो गया, आपने डेटर्स को डूबा हुआ मान करके खर्चा बुक किया था, वही डेटर आकर के आपको पेमेंट कर गया। तो ये हो गया आपके बेड डेट्स रिकवर्ड। तो जैसे कि यहां पर दिया कि 4 लाख आपके डेटर्स थे, बेड डेट्स रिकवर हो गए 7,000। जो खर्चा हम पहले डाल चुके थे वो सडनली आकर के डेटर आपको पैसा दे गया, तो आपके लिए तो लॉटरी है, अनरिकॉर्डेड एक तरह से इनकम है। आपने एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाया हुआ है 10,000। ये किस लिए बनाया था? कि अगर कोई बेड डेट होगा तो हम इसके साथ एडजस्ट करेंगे। बेड डेट आपका हुआ नहीं, तो ये एज इट इज प्रोविजन बचा हुआ है। आगे लिखा है कि आपको नया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना है, वो भी जो एग्जिस्टिंग रेट है उसी रेट पर बनाना है। जो आज की डेट में आपका रेट है उसी रेट से आपको आगे भी डाउटफुल डेट्स का प्रोविजन बनाना है। तो इस केस में क्या करोगे? इस केस में ध्यान से समझो, जो बेड डेट्स रिकवर्ड है ये तो आपकी पूरी इनकम है, अनरिकॉर्डेड इनकम, इसको आपको खर्चा तो डालना नहीं है। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट पे आप क्रेडिट करोगे 7,000। अब बात आती है जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नया कहा है उसको कैसे कैलकुलेट करें और पुराने वाले की क्या ट्रीटमेंट होगी। तो ये जो पुराने वाला बेड डेट्स का प्रोविजन था ये आपका एज इट इज बचा हुआ है, कहीं आपने कहीं एडजस्ट नहीं किया किसी खर्चे के साथ, एक्सपेंस के साथ, तो ये एज इट इज बचा हुआ है। ये पॉकेट मनी एज इट इज बची हुई है, तो ये एक तरह से इनकम है। अगर ये इनकम है तो हम इसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड पे। आगे जो नया प्रोविजन बनाना है वो आपसे कहा है कि एग्जिस्टिंग रेट पे बनाना है। अगर आपको एग्जिस्टिंग रेट कैलकुलेट करना है तो कैसे करोगे? 10,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आपको परसेंटेज पता चल जाएगी कि कितनी परसेंट का हमने प्रोविजन बनाया था। अब वही मुझे उसी रेट से बनाना है। तो मेरे आज की डेट में डेटर्स कितने हैं? मेरी आज की डेट में भी डेटर्स 4 लाख ही है, क्योंकि बेड डेट्स तो हुए ही नहीं। तो एज इट इज मेरे डेटर्स 4 लाख है, और इसी पे मुझे फिर से उसी रेट से बेड डेट्स का प्रोविजन करना है। तो क्या अमाउंट आएगी? 10,000 ही तो आएगी। तो 10,000 का प्रोविजन पहले है जो कि मैं इनकम में बुक करूंगी, और आज मुझे नया प्रोविजन बनाना है वो भी 10,000 का बनाना है, जो कि मैं खर्चे में डालूंगी, डेबिट साइड पे लिखूंगी रिवैल्यूएशन में। तो डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड पे मैं 10,000 10,000 लिखने वाली हूं। तो इससे क्या हुआ? रिवैल्यूएशन अकाउंट पे तो नील इम्पैक्ट आएगा, जीरो इम्पैक्ट आएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप डेबिट या क्रेडिट प्रोविजन से रिलेटेड कुछ भी नहीं करोगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब इसके बाद इसको बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे? 4 लाख आपके एज इट इज डेटर्स है, नया प्रोविजन 10,000 का है वही आप दिखाओगे, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10,000। हालांकि ये वही वाला प्रोविजन है, जब पॉकेट मनी आपकी इतनी ही है 10,000, और आगे जो चीज खरीदनी है उसके लिए भी आपको इतनी अमाउंट चाहिए, तो जब पहले वाली खर्च ही नहीं हुई तो आपको फर्दर और जोड़ने की जरूरत है नहीं, है ना? तो वही तो पॉकेट मनी आपकी चलेगी दोबारा से, आपको फर्दर कोई और कलेक्शन नहीं करनी। तो ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10,000 यहां से माइनस करो, 3,90,000 आउटर कॉलम में। जर्नल एंट्रीज में आपके पास पैसा आ रहा है, बेड डेट्स रिकवर होने का मतलब आपको पेमेंट रिसीव हुई, तो बैंक या कैश अकाउंट को डेबिट करो 7,000, टू बेड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट को क्रेडिट करोगे कि ये मेरी इनकम है। अब ये इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट है, इस नॉमिनल अकाउंट को हमें कहीं ना कहीं तो ट्रांसफर करना होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो है नहीं, तो हम इसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। बेडेट से रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 7,000। क्लियर है? नेक्स्ट केस है जहां पर आपका प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स इज टू बी इंक्रीज्ड, ऐसा कुछ लिखा है, तो क्या करोगे? जैसे कि यहां पर लिखा है कि डेटर्स आपके हैं 4 लाख, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है 10,000, और अब आगे जो बनाना है आपको वो 10% बनाना है। तो 10% जो आपको कैलकुलेट करना है नया प्रोविजन, उसको आप किस अमाउंट पे करोगे? बेड डेट्स तो आपके हुए नहीं, बेड डेट्स आपके हुए नहीं, पुराना प्रोविजन एज इट इज बचा हुआ है, आपने इसको यूज भी नहीं किया और नया प्रोविजन भी बनाना है। तो उसकी कैलकुलेशन के लिए आपके डेटर्स तो एज इट इज 4 लाख है,
कोई भी पैसा डूबा नहीं, एज इट इज हमारे डेटर्स 4 लाख है। अब मुझे आगे प्रोविजन करना है 10%, तो इसका 10% 40,000 बनेगा। तो डाउटफुल डेट्स का प्रोविजन हमारा बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। पहले 10,000 था, अब मुझे 40,000 चाहिए। अब यहां पर समझो, पहले वाला जो प्रोविजन था वो एज इट इज बचा हुआ है, तो ये एक तरह से आपकी इनकम है। इनकम है तो मैं क्या करूंगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहां दिखाऊंगी, क्रेडिट साइड पे दिखाऊंगी। और ये नया खर्चा 40,000 का रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप डेबिट करोगे। तो एक तरह से नेट इंपैक्ट क्या आएगा, ये क्रेडिट होगा और ये डेबिट होगा। तो 30,000 का ही तो एक्स्ट्रा खर्चा आपको डालना है। अगर आपकी ऑलरेडी पॉकेट मनी 10,000 की है और आपको 40,000 रुपीज कलेक्ट करने हैं, तो आपको एक्स्ट्रा और जो कलेक्ट करने वो 30,000 ही तो कलेक्ट करने हैं, पूरे थोड़ी ना कलेक्ट करने हैं। तो यहां पर इवेल्युएशन अकाउंट पे आप डेबिट कितना करोगे, 30,000 से। न्यू प्रोविजन मुझे 40,000 चाहिए, लेकिन मेरा पहले वाला प्रोविजन एज इट इज बचा हुआ है, तो इसके साथ ही एडजस्ट करने के बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम डेबिट करेंगे 30,000। अदरवाइज भी आपको मैंने समझाया, ये एज इट इज आपकी इनकम है। अगर आप क्रेडिट करोगे तो, और ये डेबिट करोगे तो क्या होगा, नेट इंपैक्ट आपका 30,000 का ही आएगा, राइट। अब बैलेंस शीट में हम क्या दिखाएंगे, बैलेंस शीट में आपके डेटर्स 4 लाख के आएंगे, और जो नया प्रोविजन अब आपने बनाया 40,000, उससे लेस करोगे, यहां पर 30,000 नहीं आएगा। एक्चुअल प्रोविजन तो आपका 40,000 है ना, वो पहले वाला प्रोविजन इंक्रीज होकर के 40,000 हो गया है, राइट। एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 30,000, दैट्स इट। नेक्स्ट केस है, जब आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डिक्रीज करना चाहते हो, पहले जितना है उससे कम करना चाहते हो, तो क्या होगा, आपने, आपके जो डेटर्स है वो 4 लाख है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है 10,000। बैड डेट्स हुए नहीं, एज इट इज ये प्रोविजन बचा हुआ है। नया प्रोविजन फ्यूचर में आप जो चाहते हो वो 4,000 का चाहते हो। अब क्या करें, वही चीज सोचो, जब बैड डेट्स हुए नहीं तो ये पुराना प्रोविजन एज इट इज बचा हुआ है, तो ये इनकम है। इनकम है तो रिवैल्यूएशन में आप क्रेडिट करोगे। और नया प्रोविजन आपको बनाना है 4,000 का, ये एक तरह से नया खर्चा है। तो जब पॉकेट मनी आपकी ऑलरेडी 10,000 है, तो ये आपको फर्दर और कलेक्शन की जरूरत तो है ही नहीं, उसी पॉकेट मनी में से तो हम इसको निकाल सकते हैं। ये आपकी इनकम है, ये आपका खर्चा है, तो नेट अमाउंट आप देखोगे तो आपकी इनकम आएगी ना 6,000। आपने तो पहले ही एक्स्ट्रा प्रोविजन किया हुआ है, जो कि बचने वाला है, जो कि बच रहा है। एक्स्ट्रा प्रोविजन करने के बाद भी, आगे का नया प्रोविजन करने के बाद भी, ये प्रोविजन में से कुछ अमाउंट बचने वाली है। तो न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन करते हो तो आपके 6,000 रुपीज एक्स्ट्रा बच गए। ये एक्स्ट्रा पैसा हम रिवैल्यूएशन में क्रेडिट करेंगे क्योंकि इनकम है। फिर से समझो, ये प्रोविजन आपका ओल्ड प्रोविजन एज इट इज बचा हुआ है, जो कि आपकी एक तरह से इनकम है। अगर इवैल्यूएशन में हम इसे क्रेडिट करते हैं और इस खर्चे को डेबिट करते हैं, तो नेट इंपैक्ट आपका क्या आएगा, 6,000 का एक्स्ट्रा इनकम है, जिसे हम क्रेडिट करेंगे रिवैल्यूएशन में, राइट। तो पहले वाला प्रोविजन ही आपका सफिशिएंट है, तो आपको नए प्रोविजन में और पैसा और खर्चा नहीं करना, बल्कि आपकी ये तो इनकम बच गई है। अब एंट्री क्या बनेगी और बैलेंस शीट में कैसे शो करोगे, 4 लाख के आपके डेटर्स आएंगे, नया प्रोविजन जो आप 4,000 चाहते हो वही दिखाओगे। एंट्री बनेगी आपकी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 6,000, क्योंकि ये जो प्रोविजन था इसमें से 4,000 तो आपने नए प्रोविजन के लिए यूज कर लिया, और जो बाकी बचा 6,000 वो हमने क्या किया, रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दी एज अ इनकम। ये भी समझ में आ गया। इसके बाद लास्ट केस, जब आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट द करंट रेट लिखा है, तो क्या करोगे, डेटर्स है आपके 4 लाख, बैड डेट्स हो गए 6,000, आपके प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने हैं, आपने जो ऑलरेडी पहले प्रोविजन किया हुआ है वो 10,000 किया हुआ है। जैसे कि हम एक केस पहले देख चुके हैं, बैड डेट्स रिकवर्ड वाले में, वही चीज है,
लेकिन वहां पर बेड डेट्स हुए नहीं थे, यहाँ पर बेड डेट्स हो गए, तो आपको वो वाला केस और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर भी हम आगे करंट रेट से ही मेंटेन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि आपके डेटर सब कितने हैं, 3,94,000। कितने हैं, 3,94,000। डेटर्स में से बेड डेट्स को माइनस किया, अब आपके अच्छे वाले डेटर्स इतने हैं। इस पर आपको नया प्रोविजन करना है करंट रेट पे। तो करंट रेट आपको फाइंड करना होगा, कैसे करोगे, 10,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 2.5%। मतलब हम अपने डेटर्स का 2.5% प्रोविजन करते हैं। यही रेट आपको नया प्रोविजन करना है तो इस अमाउंट पे करना होगा, क्योंकि अब ये वाले आपके नए डेटर्स हैं, तो इसका अमाउंट बनेगा 9,850 रुपए। इस अमाउंट पर अब आपका नया प्रोविजन आ गया। अब देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या दिखाओगे, आपके जो बेड डेट्स हुए 6,000, आपने उसके लिए प्रोविजन बनाया था, वो प्रोविजन काफी है इस खर्चे को एडजस्ट करने के लिए। तो बेड डेट्स को आप अपने प्रोविजन से एडजस्ट करो, ओल्ड प्रोविजन से। उसके बाद भी आपका ओल्ड प्रोविजन में से 4,000 एक्सेस बच गया, तो ये एक तरह से इनकम है। इनकम है तो हम इसको क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट करके दिखाते हैं। और खर्चा आपको जो नया डालना है वो 9,850 नई प्रोविजन का डालना है। तो अगर मैं ये खर्चा डेबिट करूंगी और ये क्रेडिट करूंगी, तो नेट इम्पैक्ट क्या आएगा, नेट इम्पैक्ट आएगा कि आपको एक्स्ट्रा और खर्चा जो डालना है वो 5,850 का डालना है। क्योंकि 4,000 की इनकम मेरी इस खर्चे के साथ एडजस्ट हो गई, तो इतना ही तो और खर्चा चाहिए मुझे, राइट। तो एंट्री क्या बनेगी, अब देखो बैलेंस शीट में तो आप शो करोगे 3,94,000 के डेटर्स, क्योंकि बेड डेट्स हो गए 6,000, माइनस करोगे, और नया प्रोविजन जो आपका 9,850 है वो दिखाओगे। यहां जो हमने कैलकुलेशन की है वो अपने इनकम और एक्सपेंस के लिए की है, प्रोविजन आपका यही रहेगा। बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 6,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट 10,000, उसमें से हमने बेड डेट्स में एडजस्ट किए 6,000, इनकम मेरी हो गई 4,000 की, जो पैसा बच गया। इसके बाद मुझे नया प्रोविजन करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 9,850 टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट क्रेडिट करोगे 9,850। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझ लो, ये तो हमने जर्नल एंट्रीज बनाने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट किया, लेकिन अगर आपको डायरेक्टली रिवैल्यूएशन अकाउंट में ही अमाउंट दिखनी है, तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पर सिर्फ एक अमाउंट दिखाओगे, ये क्रेडिट और ये डेबिट ऐसे करके नहीं दिखाओगे। ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए था। आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ नेट अमाउंट दिखानी है जो एक्चुअल में आपका खर्चा या इनकम बनता है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के जो डिफरेंट केसेस आपसे जनरली क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, मैंने सारे कवर कर दिए। ये आपको कहाँ कहाँ हेल्प करेंगे, चेंज इन पीएसआर के चैप्टर में, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के केस में, रिटायरमेंट, और आपका डेथ ऑफ अ पार्टनर। सभी केसेस में अगर ये वाली एडजस्टमेंट करनी हो तो आपको इसी तरह से फॉलो करना है। इसके बाद कई बार लिखा आता है कि एसेट या लाइबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज बाय और टू लिखा है। तो ये बाय का मीनिंग क्या है और टू का मीनिंग क्या है। बाय का मीनिंग है कि आपकी जो एसेट या लाइबिलिटी है वो इतनी परसेंटेज या इतनी अमाउंट से घट गई है। जैसे कि मशीनरी ऑफ ₹50,000 रिड्यूस्ड बाय 10%, मतलब मशीनरी की वैल्यू 10% से घट गई है, डिक्रीज हो गई। तो 50,000 का 10% 5,000 डिक्रीज हुआ और वैल्यू क्या रह गई 45,000। तो बाय लिखा है मतलब इतनी परसेंट से इसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई है। अगर लिखा होता इंक्रीज्ड बाय 10%, तो 10% से इंक्रीज हो गई है। 50,000 का 10% 5,000 इंक्रीज हुई तो क्या हो जाएगी वैल्यू 55,000। तो आपको उसी हिसाब से करना है। इसी तरह से अगर टू लिखा है तो टू का मीनिंग क्या है, टू का मीनिंग यह है कि अब इस एसेट या लाइबिलिटी की वैल्यू इतनी रह गई है, इतनी परसेंट या इतनी अमाउंट रह गई है। टू का मतलब है कि ये जो परसेंट अब आपको दी गई है क्वेश्चन में, अब उस एसेट की वैल्यू उतनी रह गई है, इतनी परसेंट रह गई है, इतनी अमाउंट रह गई है। जैसे कि
मशीनरी जो कि 50,000 है रिड्यूस्ड टू 10%, मतलब उसकी वैल्यू आज की डेट में घट करके 10% ही रह गई है। तो 50,000 का 10% 5,000, आज की डेट में उसकी वैल्यू 5,000 रह गई है, 45,000 से डिक्रीज हो गई, इसकी वैल्यू घट गई। हमें नुकसान कितना हुआ? 45,000 का। तो 2 लिखा है, इसका मतलब इतनी वैल्यू रह गई है, आज की डेट में मेरी इस एसेट की वैल्यू इतनी रह गई है, लेफ्ट है। समझ में आ गया? तो अब आपकी जो कंफ्यूजन थी वो खत्म हो गई होगी कि बाय लिखा है तो क्या करें और टू लिखा है तो क्या करें। बाय का मतलब उतनी अमाउंट से डिक्रीज हुई, और टू लिखा है मतलब इतनी अमाउंट से आपकी वैल्यू रह गई है, इतनी अमाउंट लेफ्ट है। कई बार लिखा होता है क्वेश्चन में कि एसेट इज अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड। अब ये क्या है, इन दोनों का मीनिंग क्या है, इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? अंडर वैल्यूड का मतलब है कि आप इसे मार्केट के साथ कंपेयर करते हो तो उस एसेट की वैल्यू आपने मार्केट वैल्यू से कंपैरिजन करने पर कम अमाउंट से दिखाई हुई है। अंडर वैल्यूड का मतलब है आप अपनी एसेट की वैल्यू जो बैलेंस शीट में दिखा रहे हो उसे आप कंपेयर कर रहे हो मार्केट वैल्यू से, और आपने उसको मार्केट वैल्यू की उतनी परसेंट से वैल्यू कम दिखाई है। कैसे? देखो, यहां पर अगर लिखा है मशीनरी ऑफ ₹50,000 इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, इसका मतलब है कि जो आपकी मशीनरी आपने 50,000 से दिखाई है वो अगर हम मार्केट के साथ कंपेयर करें तो आपने इसको 10% से कम दिखाया है। मतलब मार्केट में अगर उस मशीन की वैल्यू 100 है तो आपने इसको 90 रुपीज दिखाया है। अगर मार्केट में इस मशीनरी की वैल्यू 100 है तो 100 का 10% 10 रुपीज से आपने इसको कम दिखाया है, 90 रुपीज दिखाया है। तो ये आपकी अंडर वैल्यूड होगी। तो जब भी अंडर वैल्यूड की बात की जा रही है तो आप मार्केट से कंपेयर कर रहे हो और मार्केट की वैल्यू का परसेंटेज उतना आप कम दिखा रहे हो। इसका मतलब जो ये 50,000 है ये आपका मार्केट वैल्यू का 90% है। यही तो हुआ ना, आपके ने जो दिखाया है 50,000 ये मार्केट वैल्यू का 90% दिखाया हुआ है। अगर अब मुझे मार्केट वैल्यू चाहिए, क्योंकि अब रिवैल्यूएशन के टाइम पर तो हम अपने मार्केट वैल्यू पर ही एसेट्स को बुक करेंगे ना, तो एसेट की मार्केट वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? 50,000 डिवाइडेड बाय 90 करोगे, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी जो मार्केट वैल्यू है उस एसेट की, 55,556। आई होप समझ में आ गया। ओवर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड का मतलब है आपने इसे मार्केट वैल्यू से ज्यादा दिखाया हुआ है। आपने अगर मार्केट वैल्यू में रेट जो भी चल रहा है मार्केट वैल्यू की उतनी परसेंट से आपने इसको एक्स्ट्रा दिखाया। जैसे कि यहां पर मशीनरी ऑफ ₹50,000 इज ओवर वैल्यूड बाय 10%, मतलब अगर मार्केट में इसकी वैल्यू 100 चल रही है तो 100 का 10%, 10 रुपीज आपने एक्स्ट्रा दिखाए हैं, इसको 110 रुपीज के बराबर दिखाया है। आपने इसको 110% ऑफ मार्केट वैल्यू दिखाया है। आपने जो मशीनरी बुक्स में दिखाई है बैलेंस शीट में वो मार्केट वैल्यू का 110% है। तो इसको कैसे ठीक करें? हमें तो क्योंकि 100% चाहिए, जो मार्केट में रेट है वही चाहिए, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? आपकी जो मशीनरी है वो 110 के बराबर है तो इसको 110 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आपके पास अमाउंट आएगी 45,455। क्लियर है? अंडर वैल्यू के केस में आप क्या एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी, आपका फायदा होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे। लेकिन ओवर वैल्यूड के केस में आपकी एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी, आपका नुकसान होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप क्या करोगे? डेबिट करोगे। तो दोनों चीजों को भी आप समझ चुके हो कैसे कैलकुलेशन करनी है। अब बारी आती है, अगर कोई एसेट है, फर्म की कोई एसेट कोई पार्टनर परचेज करता है तो उसकी क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के टाइम पर आप अपनी सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज को असेस कर रहे हो। उसी टाइम पर किसी पार्टनर को कोई एसेट परचेज पसंद आ जाती है और वो परचेज करता है तो क्या होगा? यहां पर मान लेते हैं कोई फर्नीचर है हमारा 50,000 का, जिसमें से 20,000 रुपीज का फर्नीचर
सोहन नाम का एक पार्टनर 22,000 रुपीज में खरीद रहा है, तो क्या होगा? यहां पर देखो 20,000 का स्टॉक वो 22,000 में खरीद रहा है, तो एक तरह से आपको 2,000 का प्रॉफिट हुआ, या आपके 20,000 के फर्नीचर की वैल्यू 2,000 से इंक्रीज हो गई। दोनों ही चीज आप समझ सकते हो। तो हम ये मान के चलेंगे कि हमारे इस फर्नीचर की 2,000 से वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो एसेट की वैल्यू इंक्रीज होना हमारे लिए फायदा है, जिसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में 2,000 से क्रेडिट करेंगे। अब ये एसेट आपने बेच दी है, किसको? सोहन को। सोहन अभी पार्टनर है जिसने पेमेंट नहीं की, तो सोहन के कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करोगे कि मुझे इससे 22,000 लेने हैं। अब आपके जो फर्नीचर है, ध्यान से समझना, फर्नीचर आपका 50,000 था, 50,000 प्लस 2,000, इसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई ना, तो 52,000 हो गई। 52,000 में से अगर 22,000 का स्टॉक आपने बेच दिया, फर्नीचर बेच दिया, तो कितना बचेगा? 30,000 का ही तो बचेगा। समझ में आई बात? या 50,000 में से आप मान के चलो 20,000 का स्टॉक बेच दिया, 20,000 का फर्नीचर बेच दिया, तो 30,000 का बचा, और 2,000 का आपने प्रॉफिट बुक किया रिवैल्यूएशन में। तो आपको ध्यान से समझना है कि जरूरी नहीं है कि सारी एसेट्स आपकी एज इट इज बैलेंस शीट वाली रिवैल्यूएशन में आप करोगे इंक्रीज और डिक्रीज, और बैलेंस शीट में ही आगे शो होगी। अगर कोई पार्टनर परचेज कर रहा है, तो उसकी ट्रीटमेंट भी आपको इसी तरह से करनी है। अगर वो एक्स्ट्रा अमाउंट में ले रहा है, तो वो आपके लिए प्रॉफिट है, प्रॉफिट है। इसके बाद उस पार्टनर से उसके अकाउंट को आप डेबिट करोगे कि तब पैसा मुझे लेना है, और उतनी अमाउंट से आपका फर्नीचर कम हो जाएगा, उतनी अमाउंट से आपकी एसेट डिक्रीज हो जाएगी। इसी तरह से अगर ये फर्नीचर मेरा 50,000 का, उसमें से 20,000 का स्टॉक वो ले रहा है, पर फर्नीचर ले रहा है, लेकिन इस बार वो 20,000 का फर्नीचर 17,000 में ले रहा है, तो इसका मतलब 3,000 रुपये कम हो गए। एक तरह से आपके 20,000 के फर्नीचर की वैल्यू डिक्रीज हो गई। तो 3,000 के स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज होना, फर्नीचर की वैल्यू डिक्रीज होना नुकसान, तो कहां लिखेंगे? रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पे लिखोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 3,000। और ये पैसा अभी पार्टनर से नहीं मिला, तो सोहन्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करो 17,000 से, और फर्नीचर अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 17,000 से। क्योंकि ध्यान से समझो, अगर आपने फर्नीचर अकाउंट को 3,000 से क्रेडिट किया, तो अब आपका फर्नीचर कितना रह गया? 47,000 का। 47,000 में से अगर आपने 17,000 का बेच दिया, तो वो आपका डिक्रीज हो गया ना, आप उसे क्रेडिट करोगे। दोनों ही केस में आपके बैलेंस शीट में जो फर्नीचर की वैल्यू आएगी वो 30,000 आएगी, क्योंकि 20,000 का अगर आपने फर्नीचर बेचा, चाहे वो प्रॉफिट पे बेचा या लॉस पे बेचा, उसकी कॉस्ट तो आपकी 20,000 की थी ना, तो वो 20,000 माइनस करो, 30,000 का फर्नीचर बैलेंस शीट में आगे आप शो करोगे। ये केस भी समझ में आ गया। अब बात आती है, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट या लाइबिलिटी मिलती है, तो क्या करोगे? यहां पर मान लेते हैं आपको अनरिकॉर्डेड स्टॉक मिला 10,000 का, 10,000 का अनरिकॉर्डेड स्टॉक मिला, तो आप इसको क्या करोगे? आपकी एंट्री क्या बनेगी? अनरिकॉर्डेड स्टॉक एसेट है, फायदा है, तो आपका स्टॉक अकाउंट डेबिट टू इवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा 10,000 से। बैलेंस शीट में आपका स्टॉक अगर ऑलरेडी है, तो उसमें 10,000 ऐड हो जाएगा। अगर स्टॉक नहीं है, तो आप ये नई एसेट शो करोगे स्टॉक। इसके बाद अगर आपका 10,000, ये दूसरा केस है, 10,000 का अंडर अनरिकॉर्डेड स्टॉक है 10,000 का, जिसकी मार्केट वैल्यू आज की डेट में 7,000 है। आपने जब खरीदा था, आपने 10,000 में खरीदा था, आपने इसको रिकॉर्ड भी नहीं किया, लेकिन आज की डेट में अगर आप इसकी मार्केट वैल्यू देखते हो, इसको बेच करके आपको 7,000 रुपीज ही मिलेंगे। तो इस केस में क्या करोगे? इस केस में आपको वो अमाउंट देखनी है जो मार्केट वैल्यू है, जितना अमाउंट उसे बेच करके आपको मिल सकता है, वो अमाउंट आप रिकॉर्ड करोगे। तो स्टॉक अकाउंट डेबिट होगा 7,000, रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा 7,000 से, 10,000 से नहीं करोगे। थर्ड केस, अगर ये 10,000 का स्टॉक अनरिकॉर्डेड स्टॉक कोई पार्टनर है वो खरीद लेता है, तो क्या होगा? अगर वो पार्टनर अनरिकॉर्डेड स्टॉक को 8,000 में खरीद रहा है, तो जितनी अमाउंट में वो खरीद रहा है ना, एक तरह से आपको इससे बेच करके ये पैसा मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 10,000 की चीज आप 8,000 में बेच पा रहे हो, तो यही तो इसकी रियलाइजेबल वैल्यू है।
तो पहले हम इसे रिकॉर्ड करेंगे बुक्स में। अनरिकॉर्डेड है तो पहले इसको रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करेंगे तो क्या होगा, स्टॉक अकाउंट डेबिट 8,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 8,000। अभी हमारी बुक्स में रिकॉर्ड हो गया हमारा स्टॉक, इसको अब हम बेच रहे हैं। तो राणा से पेमेंट हमें लेनी है तो क्या करेंगे, रानास कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,000 और स्टॉक हमने बेच दिया तो इतनी वैल्यू का स्टॉक खत्म हो गया, टू स्टॉक अकाउंट क्रेडिट करोगे 8,000 से। तीनों केसेस अलग अलग आपको समझ में आ गए क्या लिखा है, तो आपको कैसे इसकी ट्रीटमेंट करनी है। इसी तरह से अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, जैसे कि अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर है जिसे आपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया 10,000 के। अगर ऐसा लिखा है तो ये एक तरह से लाइबिलिटी नुकसान है। रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप डेबिट करोगे, टू क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट करोगे 10,000। ऑलरेडी क्रेडिटर्स हैं तो उसी में प्लस हो जाएगा। अगर क्रेडिटर्स नहीं है तो आप इसे एक्स्ट्रा लाइबिलिटी, अलग से न्यू लाइबिलिटी शो करोगे 10,000। अब अगर ये अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर आपके 10,000 के सेटल हो रहे हैं, वो क्रेडिटर मानता है कि 10,000 की जगह ठीक है 8,000 ही पेमेंट का दिखाओ, ठीक है कि हमें इसकी लाइबिलिटी 8,000 ही पे करनी है। तो अब ये लाइबिलिटी आपकी जितने में एग्रीड हुई है, सेटल हुई है, उतनी अमाउंट से आप बुक में रिकॉर्ड करोगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट 8,000, 10,000 से नहीं। अब आपकी लाइबिलिटी कितनी है, 8,000। पेमेंट आपको कितनी करनी है, 8,000। थर्ड केस, जहां पर क्रेडिटर आपके 10,000 के हैं अनरिकॉर्डेड, फुल एंड फाइनल में आप 8,000 में उसको सेटल कर रहे हो। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का मतलब आप उसको 8,000 दे करके खत्म कर रहे हो। तो क्या ये बाहर की बाहर सेटल हो गए तो हम इसको छोड़ दें, नहीं। पहले ये अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर किसी और चीज के साथ सेटल नहीं हो रहे, इसको आप पेमेंट कर रहे हो। तो क्रेडिटर को पहले आप रिकॉर्ड करोगे बुक्स में, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 8,000 टू क्रेडिटर्स 8,000। पेमेंट कर रहे हो तो ये क्रेडिटर खत्म हो जाएंगे। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 8,000 टू कैश या बैंक अकाउंट 8,000। क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया। ये केसेस में से कुछ भी लिखा आ जाए, अब आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। लास्ट केस, कई बार क्वेश्चन में आता है बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड। इसका क्या मतलब है। बिल डिस्काउंट आप कौन सा कर सकते हो, पहले तो आप ये सोचो, जो चीज आपके पास है वही तो आप कर सकते हो डिस्काउंट, किसी के पास गिरवी रख सकते हो। कोई लाइबिलिटी को तो आप गिरवी नहीं रख सकते ना, एसेट को ही आप रख सकते हो। तो बिल के बारे में एसेट आपकी कौन सी होगी, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल नहीं। बिल्स रिसीवेबल मतलब जब डेटर आपको लिख करके कोई डॉक्यूमेंट देता है कि मैं इतने टाइम पीरियड बाद आपको पेमेंट कर दूंगा, और वो जो डॉक्यूमेंट है वो बिल्स रिसीवेबल आप अपना ले जा करके बैंक में गए, बैंक से जाकर के आपने उसको डिस्काउंट करा लिया। मतलब अगर उस डेटर ने आपसे कहा था कि मैं 30 दिन बाद पेमेंट कर दूंगा, आप उस 30 दिन की वेट नहीं करना चाहते, आप उसको आज ही रियलाइज करना चाहते हो कि जो भी है आज ही मुझे पैसा मिल जाए, मेरा पैसा ब्लॉक ना हो ताकि मैं उसे यूज कर सकूं। तो मान लेते हैं बिल जो आपने डिस्काउंट कराया वो 10,000 का था, आप जाकर के बैंक से डिस्काउंट कराया, पेमेंट मिल गई आपको। अब क्या होगा, आप बैंक को एक गारंटी देकर आते हो एक तरह से कि अगर वो डेटर पेमेंट नहीं करेगा, अब डेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपको देने के बजाय वो डायरेक्ट पेमेंट अब बैंक को देगा। आप बैंक को गारंटी देकर आते हो कि अगर ये डेटर आप बैंक को पेमेंट नहीं करेगा तो ये पेमेंट आप बैंक को करोगे, ठीक है। अब क्या हुआ, आप डिस्काउंट करा करके पैसा तो ले आए, लेकिन ये हो गया डिसओनर। डिसओनर का मतलब उस डेटर ने जाकर के बैंक में पैसा नहीं दिया। इस केस में बैंक अब आपके पास आएगा और आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी पड़ेगी क्योंकि आपने गारंटी ली थी। तो ये जो बिल रिसीवेबल था 14,000 का, ये डिसओनर हो गया। डिसओनर हो गया तो इस केस में आपको बैंक को पेमेंट करनी है। तो बैंक अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे कि 14,000 आपने पेमेंट की, और ये जो डेटर था जिसने पेमेंट नहीं की, जिसे आपने बिल्स रिसीवेबल में डाला हुआ था, तो बिल्स रिसीवेबल से वो तो वहां से हट गया था, आपके अकॉर्डिंग तो पेमेंट मिल गई, खत्म हो गई कहानी। लेकिन ये डेटर से तो पेमेंट नहीं मिली, तो ये वापस से आपके डेटर्स में ऐड हो जाएगा 14,000। बिल रिसीवेबल में आपको प्लस माइनस कुछ नहीं करना, क्योंकि जब आपने डिस्काउंट वाली एंट्री की थी ना, तभी आपने एंट्री की थी, क्या एंट्री की थी,
क्या एंट्री की थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, आपको पैसा मिल गया था, बिल्स रिसीवेबल को आपने क्रेडिट कर दिया था कि ये इसके अगेंस्ट मुझे पैसा मिल गया। लेकिन अब वो पैसा जो आपको मिलना था 14,000, ना तो आपकी बुक्स में एज ए डेटर है, ना ही बिल्स रिसीवेबल है। तो ये डेटर एज इट इज दोबारा से आपका आ गया, इससे पैसा आपको लेना है। तो डेटर्स अकाउंट को आप डेबिट करोगे 14,000 टू बैंक अकाउंट, आपकी लाइबिलिटी है जो आप पे कर रहे हो 14,000 से क्रेडिट करोगे। रिवैल्यूएशन का इसमें कोई भी लेना देना नहीं है, राइट। इसी तरह से कई बार आ जाता है बिल ड्यू बाय अ क्रेडिटर एक्सेप्टेड। अब यहां इसका क्या मतलब है? बिल ड्यू मतलब आपके लिए एक बिल, एक डॉक्यूमेंट राइट किया गया, क्रेडिटर जिसको आपको पेमेंट करनी थी। अब यहां पर आपने अपने क्रेडिटर को एक डॉक्यूमेंट लिख करके दिया है कि मैं इतने दिन बाद पेमेंट कर दूंगा। तो इस केस में आपने बिल्स पेबल को एक्सेप्ट किया, तो क्रेडिटर की लिस्ट से अब वो किस लिस्ट में आ गया? बिल्स पेबल की लिस्ट में आ गया। तो अनिल जिसको आपको पेमेंट करनी थी 40,000 की, उसको आपने बिल ऑफ एक्सचेंज लिख के दिया है कि मैं 3 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा। तो वो आपका सिर्फ कैटेगरी चेंज हो गई, क्रेडिटर से निकल के बिल्स पेबल की कैटेगरी में आ गया। तो क्रेडिटर अकाउंट को डेबिट करो, बिल्स पेबल अकाउंट को क्रेडिट करो। रिवैल्यूएशन अकाउंट का इसमें कोई लेना देना नहीं है, बैंक का भी कोई लेना देना नहीं है। तो जब ये दो ट्रांजेक्शन आती है जो कि आपको बहुत ज्यादा नर्वस और कंफ्यूज करती है, तो ध्यान से समझो। यहां पर इवैल्यूएशन नहीं आएगा, सिर्फ इंटरचेंज हो रहा है, उसी पर आपको ध्यान रखना है। तो ये जो स्पेसिफिक एंट्रीज थी, एडजस्टमेंट एंट्रीज, आपकी हर चैप्टर में आपको काम आने वाली है। तो आपको ध्यान से समझना है, और आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आ गया, आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगी। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहना, सीखते रहना, समझते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।